हेलो दोस्तों, बिग वेलोसिटी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डिमांड और सप्लाई की। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या जाना। हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स के बारे में, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में, जिसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जाना। हमने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस समझा कि कैसे हम एक डिसीजन ले सकते हैं, जिसमें कि डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। फिर हमने डिफरेंट इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के बारे में समझा था, व्हिच इज सम ऑफ देम इंक्लूड्स इक्विमार्जिनलिज्म, मार्जिनलिज्म, कॉस्ट रिलेटेड प्रिंसिपल्स, टाइम रिलेटेड प्रिंसिपल्स। और सो इन सब प्रिंसिपल्स के बाद हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी स्कार्सिटी। स्कार्सिटी अगर हम देखते हैं तो इन स्कार्सिटी एक रिसोर्स की स्कार्सिटी तब आती है जब डिमांड इज मोर देन सप्लाई ना। अब ये दो टर्म हमें समझने के लिए हम आज का वीडियो बना रहे हैं, जिसमें अ, अगर आपको इन सब टॉपिक्स के बारे में जानना है तो हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। सो डिमांड और सप्लाई में हमें जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल क्या होता है। और उसके साथ हम जानेंगे डिमांड को, सप्लाई को। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब डिमांड और सप्लाई आपस में जॉइन कर लेते हैं तो ये अलोन इज नॉट इनफ। तो समवेयर वी हैव टू आइडेंटिफाई कि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कहाँ पे करते हैं, वहां पे मार्केट में कहाँ इक्विलिब्रियम आता है। इसके बारे में डिटेल में हम अब आगे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टू सेक्टर इकोनॉमी, इसमें हम दो सेक्टर मान लेते हैं जो डिमांड और सप्लाई के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। वन इज हाउस होल्ड्स, जहाँ पे हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स या फिर फैमिलीज या फिर एक बायर के बारे में बात कर सकते हैं, कॉलिंग इट अ हाउस होल्ड। एंड दूसरा एक फर्म होती है जो कि एक सेलर का रोल रिप्रेजेंट करता है। नाउ जो बायर होता है उसको अगर हम हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो व्हाट दे डू इज दे प्रोवाइड द रिसोर्सेज और दे सप्लाई द रिसोर्सेज। अगेन रिसोर्सेज के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है ना। यहाँ पर ये रिसोर्सेज होते हैं हमारे, टिपिकली एक रिकैप ले लेते हैं। लैंड्स हो सकते हैं, हमारे लेबर हो सकती है, कैपिटल हो सकती है, या फिर मैनेजरियल एबिलिटी हो सकती है। बेसिकली स्किल्स और फिजिकल रिसोर्सेज हम दे सकते हैं यहाँ पर। ये रिसोर्सेज जाते हैं फैक्टर मार्केट में। फैक्टर मार्केट में जाने पे इनको फर्दर प्रोसेसिंग किया जाता है एंड दे आर गेटिंग कन्वर्टेड टू रिसोर्सेज एंड प्रोवाइडेड टू फर्म्स। तो अब जब फर्म्स ने इनको रिसोर्सेज को रिसीव कर लिया, दैट वर्क एज एन इनपुट फॉर द फर्म्स, वो उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी गुड्स या सर्विसेज की फॉर्म में। एक बार गुड्स या सर्विसेज की फॉर्म बन जाती है एंड वो गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्ट मार्केट में जाते हैं। वहां से जब कस्टमर की कोई डिमांड आती है तो प्रोडक्ट मार्केट उसको फुलफिल करता है थ्रू योर गुड्स एंड सर्विसेज। टू फुलफिल दिस डिमांड, जब वो मार्केट में प्रोडक्ट मार्केट से यूजर उसको पिक करता है, तो वहां पे क्या होता है कि यूजर उसके लिए पे करता है। दे एक्सपेंड देयर मनी। नाउ फ्रॉम वेयर इट कम्स विल कम दैट पार्ट एट द लेटर एंड, बट दे हैव टू स्पेंड द मनी दैट जनरेट्स रेवेन्यू फॉर ए स्पेसिफिक फर्म। जहां पर उस रेवेन्यू को उस फर्म्स ने जो रिसोर्सेज एक्वायर किए थे टू गुड्स की डिलीवरी के लिए या सर्विसेज की डिलीवरी के लिए, उनको वो पेमेंट करते हैं। अब ये पेमेंट क्या हो सकता है, लैंड के लिए हो सकता है, वो आपका रेंट हो जाए, आपके इंडिविजुअल्स या लेबर के लिए वो आपकी सैलरी या वेजेस हो सकते हैं, कैपिटल के लिए वो आपका इंटरेस्ट हो सकता है, या मैनेजरियल एबिलिटी के लिए वो उसका प्रॉफिट हो सकता है, मैनेजरियल एबिलिटी के लिए एडिशनल प्रॉफिट। तो जैसे हम बोनस भी बोल देते हैं कई बार ना। अब ये सारी चीज़ें फैक्टर मार्केट को वापस जाती हैं। फैक्टर मार्केट ने क्योंकि सप्लाई ली थी हाउस होल्ड से, तो वापस उनको एज़ एन इनकम दे देता है। सो दिस इज़ अ सर्किल। इस सर्किल को अगर हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो होता है अ, हाउसहोल्ड एंड फर्म्स और बायर और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हिच इज़ लेफ्ट टू राइट। अगर हम ओवरऑल इसको देखेंगे टॉप टू बॉटम, तो टॉप एंड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपका हाउसहोल्ड इज़ योर बायर जो पे कर रहा है रेवेन्यू, एंड इन इन रिटर्न वो ले रहा है गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द फर्म्स। व्हाइल नीचे का सर्कल अगर आप देखते हो तो यहाँ पर फर्म्स आर पेइंग टू देयर रिसोर्सेज इन फॉर्म ऑफ इनकम व्हिच दे आर एक्वायरिंग एट द स्टार्ट ऑफ दिस साइकिल। सो इसको टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल कहते हैं। ये डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट को आसानी से समझा सकता है। मगर इस कंसेप्ट के बाद अब अगर हम डिटेल में जानते हैं कि डिमांड और सप्लाई एक्चुअल में है क्या, कि यहाँ पे हमने डिमांड के बारे में फिर से डिमांड के बारे में समझने के लिए फिर से हम डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखते हैं डिमांड क्या है। एक सिंपल वर्ड्स में अगर आप डिमांड देखोगे तो डिमांड में 3 फैक्टर होते हैं। डिज़ायर होनी चाहिए, किसी प्रोडक्ट को लेने की इच्छा होनी चाहिए, उसको खरीदने के लिए रेडी होना चाहिए पर्सन, और उसके पास ऑब्वियसली उसके लिए उतने पैसे होने चाहिए। जैसे कि अगर मुझे एक आईफ़ोन खरीदना है, तो आईफ़ोन खरीदने के लिए मैं खरीदना चाहता हूँ आईफ़ोन, मेरे पास पैसे हैं और क्या मैं खरीदूँगा? तो अब अगर मान लीजिए मेरे को खरीदने की इच्छा है, ठीक है, मुझे खरीदना है।
मेरे पास पैसे भी हैं, बट मैं क्यों खरीदूँ? मेरे पास ऑलरेडी मेरा फ़ोन काम कर रहा है, इट इज़ नॉट अ डिमांड। या फिर दूसरे एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं हम कि इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है बेसिकली अगर आप देखोगे। जैसे दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं खरीदना चाहता हूँ। हम में से बहुत से लोग खरीदना चाहते हैं और हम पे करने के लिए भी रेडी हैं, बट हमारे पास पैसे ही नहीं तो हम पे कैसे करेंगे? तो अगर और तीसरे एग्ज़ाम्पल में हमें खरीदने के पैसे भी हैं, हम पे भी करना चाहते हैं, पर इच्छा ही नहीं है, मुझे आईफ़ोन में खरीदना ही नहीं है, मुझे एंड्रॉइड में आई एम हैप्पी विद द एंड्रॉइड, तो भी ये डिमांड नहीं होगी। तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, तभी वो चीज़ एक डिमांड कहलाएगी, डिमांड जनरेट करेगी मार्केट में। अब डिमांड कैसे जनरेट होती है, किस फॉर्म में जनरेट होती है, उसके लिए हम समझते हैं डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल अगर हम देखते हैं, तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो कितना खरीदेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सेम आईफ़ोन के एग्ज़ाम्पल पे जाते हैं। आईफ़ोन के एग्ज़ाम्पल में अगर आईफ़ोन का प्राइस शुरू में 1 लाख होता है, तो वो मेबी 50,000 बाय खरीदेंगे। लेकिन जब वो प्राइस थोड़ा टाइम बाद नीचे जाता है, तो उसके बायर्स बढ़ जाते हैं 50,000 से लेट्स से 75,000 और प्राइस नीचे जाता है, तो वो बायर्स बढ़ के 80 टू 90,000 हो जाता है। सिमिलर वे में इस तरह की टेबल को हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल कि पर प्राइस के बेसिस पे व्हाट इज़ द डिमांड और उसी इन्फॉर्मेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है डिमांड कर्व। अब डिमांड को हम इस कर्व को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कर्वेचर फॉर्म में है, बट देन हम इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह ले लेते हैं फॉर द ईज़ी अंडरस्टैंडिंग। अगर हम इस समय देखें, तो इस डिमांड के फैक्टर के लिए अब हम समझते हैं कि डिमांड को कौन-कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो हमने अभी डिस्कस किया, दैट इटसेल्फ इज़ मनी और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, तो डिमांड घटेगी। दैट्स अ वेरी सिंपल रूल और उल्टा भी होगा। अब जैसे-जैसे डिमांड बढ़ती है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन इन द डिमांड एंड जैसे-जैसे डिमांड घटती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन द डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट में हम क्या करते हैं, हमारा डिमांड कर्व स्विच नहीं होता, हम एक ही डिमांड कर्व में ऊपर या नीचे जाते हैं बिकॉज़ ओनली प्राइस इज़ चेंजिंग, नो नथिंग एल्स इज़ चेंजिंग। लेकिन जब हम दूसरे फैक्टर्स की बात करते हैं, जैसे कंज्यूमर की इनकम की, जहाँ पर कि उसकी रियल इनकम भी हो सकती है, उसकी परचेज़िंग पावर बढ़ सकती है। तो उस इनकम के केस में क्या होता है, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं परचेज़ ज़्यादा कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी इनकम ₹500 है, तो मैं शायद 10 पेन खरीद सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी इनकम ₹5,000 है, तो मैं शायद 50 पेन खरीद सकता हूँ। तो दैट इज़ हाउ इट चेंजेस। सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ेगी, तो आपका डिमांड बढ़ेगी। बिकॉज़ वहाँ पे प्राइस फैक्टर नहीं है, वहाँ पे उसकी पॉकेट में पैसा कितना है, दैट इज़ द इनकम। इट कैन बी रियल इनकम और इट कैन बी परचेज़िंग पावर इन अ डिफरेंट मैनर। नेक्स्ट होता है एक आपके सब्स्टिट्यूट का जो प्राइस है। जैसे कि अगर लैपटॉप और डेस्कटॉप है, तो जो काम लैपटॉप करता है वही डेस्कटॉप करता है, बट ओनली थिंग इज़ कि लैपटॉप हमारा कैरी करने के लिए आसान होता है। तो अगर हम देखेंगे डेस्कटॉप का प्राइस बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली डेस्कटॉप की प्राइस सेल तो गिरेगी, लेकिन उसी समय लैपटॉप की सेल बढ़ जाएगी क्योंकि इट फुलफिल्स द सेम नीड। सो दैट कैन बी वन एग्जांपल। अनदर एग्जांपल इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि आपने लैपटॉप या डेस्कटॉप डज़न्ट मैटर, अगर आप लैपटॉप बेच रहे हैं, लैपटॉप के साथ आपका माउस भी आपको लेना है। तो जिस लैपटॉप में टच पैड नहीं होगा, उसके साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब टच पैड नहीं थे, तब माउस की सेल ऑब्वियसली बढ़ती थी, जैसे लैपटॉप बिकता था, तो माउस की सेल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दैट आल्सो अ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। Similar way, another factor that can be consumer preferences and taste. Like एक कंज्यूमर को वायो का लैपटॉप पसंद है, दूसरे को या अगेन आई थिंक उस एग्जांपल में जाने से बेटर हम जाते हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप के एग्जांपल में। कोई कंज्यूमर इज कंफर्टेबल इन डेस्कटॉप बिकॉज ही हैज टू सिट एंड डू द वर्क, व्हाइल कोई एक कंज्यूमर ऐसा भी होगा जिसको ट्रैवलिंग का जॉब है या ट्रैवलिंग का वर्क है, तो ही वुड प्रेफर कि एक लैपटॉप हो बिकॉज वहां पे डेस्कटॉप उसके लिए इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। सिमिलरली लैपटॉप में जो माउस पैड इनबिल्ट आता है, बहुत से लोग जो डिजाइनर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं डेस्कटॉप पे काम करना। सो इट इज अ चॉइस ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर वर्क नीड्स। अगेन टेस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं कि ओके मुझे ना लैपटॉप में हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, लो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, दैट कैन आल्सो इफेक्ट। ना इस चीज के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है इस डिमांड को इन्फ्लुएंस करने का थ्रू एडवर्टाइजमेंट। फॉर एग्जांपल अगर अब हम टाटा कार्स का एग्जांपल देखें, तो टाटा कार्स मैक्सिमम बिकती हैं बिकॉज ऑफ देयर एनकैप रेटिंग व्हिच इज 5 स्टार। वो 5 स्टार रेटिंग से वो दिखाते हैं कि हमारी कार कितनी सेफ है। अभी किसी भी कार में जनरली मैंने और नहीं देखी है पीछे। तो दैट वे अगर आप देखोगे, तो इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो सेफ्टी सेल कर रहे हैं, which influencing the customer preferences, no I have to go for more safer car. So that is how it can affect. नेक्स्ट चीज होती है प्राइम पॉपुलेशन।
लाइक किसी भी चीज को खरीदने के लिए एक टारगेट ऑडियंस होती है, उस टारगेट ऑडियंस को हम प्राइम पॉपुलेशन कहते हैं, जो आपका बेसिकली पूरा एनालिसिस डिप्लॉय करती है। इफ यू रिमेंबर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल्स की स्टडी करते थे, वेल मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे मेजर कंज्यूमर बेस या मेजर कस्टमर बेस की हम एनालाइज करेंगे, उसको हम अपनी प्राइम पॉपुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हो सकता है प्राइस एक्सपेक्टेशन की, प्राइस बढ़ने वाला है तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स कैन अफेक्ट। ना, अब हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी, दो तरह के गुड्स होते हैं हमारे, गिवन गुड्स एंड वेबलेंट गुड्स। गिवन गुड्स वो होते हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता है। उसका रीजन है कि जब आपका लॉ ऑफ डिमांड जो है वो उन चीजों पे लिए काम करता है जो नेसेसिटी नहीं है। लेकिन नेसेसिटी जिन चीजों की है, जैसे कि जैसे गेहूं, आटा, चावल, या फिर डेली नीड्स के आइटम्स, तो वो सब आपके कहलाते हैं गिवन गुड्स, और उन पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। इवन दो उनका प्राइस इंक्रीज भी होता है तो भी डिमांड कम नहीं होती है इन जनरल। पर दूसरे जो वेबलेंट गुड्स होते हैं, दे आर लाइक लग्जरी आइटम्स, इनको आप सुपीरियर गुड्स भी कह सकते हो। ये गुड्स वो होते हैं जहां पर कि आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है बेस्ड ऑन द प्राइस, बेस्ड ऑन द फीचर्स, बेस्ड ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स। बट ये नेसेसिटी नहीं है, दीज आर लग्जरी आइटम, यू कैन चूज और नॉट टू चूज। बट एट द सेम टाइम जो आपके फिक्स आइटम्स होते हैं, वहां पे आपके पास वो चॉइस नहीं होती है ना। हमने अभी तक मूवमेंट के बारे में जाना, जहां पे हम मूवमेंट कर रहे हैं ऊपर से नीचे इन द सेम कर्व, विच इज बिकॉज ऑफ प्राइस फैक्टर वाइल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। लेकिन अगर प्राइस के अलावा और कोई फैक्टर इम्पैक्ट करता है, तो हमारा डिमांड कर्व आगे या पीछे शिफ्ट हो जाता है। इसे हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी चेंज हो सकती है, प्राइस चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड डिमांड शिफ्ट। नाउ, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है टू रिप्रेजेंट द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट, विच कैन एक्चुअली, अगर आप उसको देखो, वो हेल्प करती है एक मैनेजर को एक डिमांड को इन्फ्लुएंस करने में या डिमांड रिलेटेड डिसीजन लेने में। ये दो तरह के डिमांड फंक्शन होते हैं, जिसमें कि एक लीनियर होता है, एक नॉन लीनियर होता है। लीनियर में वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जहाँ पे उसका डेल्टा प्राइस और डेल्टा डिमांड का रेशियो लेकर के उससे किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है। वाइल जो नॉन लीनियर होता है उसमें कांस्टेंट फिक्स होते हैं, एंड देन योर प्राइस इज द ओनली वेरिएबल। Although in the second case, in the first case of linear, where we talked about the changes of delta of your demand and price, वहां पे भी वो constant रहता है, because that is where your curve, demand curve designs. So demand curve develop करने के लिए आपको values की जरूरत होती है, वो values आपको demand function से मिल जाती है ना। अब हम जाते हैं सप्लाई में। सप्लाई भी एक, अगर हम देखें तो डिमांड का सिक्के का दूसरा पहलू है सप्लाई। अगर डिमांड है तो सप्लाई भी होगी, कितनी होगी, दैट इज वेयर वी विल स्टडी। सेम वे जैसे हमने डिमांड की डेफिनेशन की बात की थी, यहाँ पे भी वही तीन चीजें होंगी, विलिंगनेस, एबिलिटी एंड इंस्टीड ऑफ डिजायर, यहाँ पे उसकी क्वांटिटी सप्लाइड हो जाएगी, क्योंकि जो क्वांटिटी आप सप्लाई करोगे वही वहां पे डिजायर को फुलफिल करेगी। जो विलिंगनेस, अगर आपके पास चीज है लेकिन आप ऑफर ही नहीं कर रहे हो उसको, तो वो कोई खरीदेगा नहीं। और सेम वे में आपके पास क्या एबिलिटी है वो डिलीवर करने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ट्रेनिंग डिलीवर करनी है, तो मुझे ट्रेनिंग की उस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, तभी मैं डिलीवर कर सकता हूँ। दैट इज द एबिलिटी पार्ट ना। मेरे पास नॉलेज है, मैं डिलीवर भी कर सकता हूँ, मेरे पास कैपेबिलिटी है ट्रेनिंग की, बट देन am I really ready to share my knowledge? That is the willingness. And then the quantity, मैं कितने टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, कितने आवर्स ऑफ ट्रेनिंग में अवेलेबल हूँ, दैट इज अवेलेबिलिटी और क्वांटिटी ऑफ द ट्रेनिंग। सो दैट ऑल थ्री थिंग्स टुगेदर, द वे डिमांड हैज, सिमिलरली वी हैव अ सप्लाई। सेम वे डिमांड शेड्यूल, वी हैव अ सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाता है कि एक फर्म कितना प्रोडक्ट डिलीवर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लैपटॉप का प्राइस 10,000 है, तो एक फर्म हो सकता है 30 लैपटॉप बनाने की कोशिश करे। लेकिन वहीं जब उसका प्राइस बढ़ के 20 या 30 या 40 हो जाता है, तो क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है ना। डिमांड के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो चीजें, सॉरी, सप्लाई के भी फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे डिमांड लिखा हुआ है, दैट यू कैन रेक्टिफाई लेटर ऑन। सो प्राइस का हमने डिस्कस किया, जैसे प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि दैट मोटिवेट्स द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट फैक्टर इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी इनपुट्स होते हैं, चाहे वो इनपुट का प्राइस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो जिसमें टेक्नोलॉजी सस्ती हो सकती हो, इंक्रीज इन इंडस्ट्री साइज जहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज, लेबर बहुत ह्यूजली अवेलेबल हो, तो ऑल दोज फैक्टर्स इम्पैक्ट योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज एवरीथिंग मैटर्स। लाइक अगर हमारे पास रिसोर्स सस्ते अवेलेबल हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, तो लेट्स से यू हैव टू पे लेस सैलरी, ऑब्वियसली योर कॉस्ट विल बी लेस।
योर आपका रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, तो रॉ मटेरियल सस्ता होने से आपका प्राइस प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट कम पड़ेगी, तो ऑब्वियसली आप उसकी सप्लाई ज़्यादा कर सकते हो या बिकॉज़ ऑफ द सेम मनी। नेक्स्ट फैक्टर हो सकता है राइज़ इन रिलेटेड प्रोडक्ट का प्राइस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे हमने रॉ मटेरियल की बात की या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात की, लेकिन यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चीनी का काम है हमारा और हम चाय की सेल बढ़ रही है, तो दैट विल इम्पैक्ट माय सप्लाई क्योंकि आई नो कि डिमांड बढ़ेगी एंड आई कैन चीनी का प्राइस बढ़ सकता है। सिमिलर वे फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन कैन आल्सो इम्पैक्ट योर सप्लाई। नाउ सेम वे जैसे हमारा वहाँ पर डिमांड कर्व में मूवमेंट और सप्लाई शिफ्ट होता है, सेम सप्लाई कर्व में भी होता है। विल स्टडी दैट। अब डिमांड और सप्लाई को समझने के बाद हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम देखते हैं डिमांड में बोलता है कि प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, सप्लाई में प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। अब बायर बोलेगा कि यार जितना कम से कम प्राइस हो और सेलर बोलेगा मेरे को ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस हो। इन कम ज़्यादा को बैलेंस करने के लिए ये यहाँ पर है, अगर यहाँ से हमें इसको बैलेंस लाना है तो समवेयर वी हैव टू कम इन बिटवीन ग्राउंड्स कि जहाँ पे दोनों लोग करें, क्योंकि अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो आपका प्रोडक्ट खराब होने का खतरा है, उसकी आपको सैलरी नहीं दे पाओगे, आप अपने रिसोर्सेज को पेमेंट नहीं कर पाओगे। इधर अगर आपकी डिमांड कम रहेगी डिमांड डिमांड कम रहेगी तो क्या होगा ये प्रॉब्लम होगी। अगर डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो क्या होगा डिमांड के आप आपकी बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो आप बहुत महँगा प्राइस हो जाएगा एंड फिर धीरे-धीरे उसकी वो डिमांड नीचे आने लगेगी एंड देन अगेन वो समवेयर प्रॉब्लम होगा। तो इसको हमें एक इक्विलिब्रियम पे लाना पड़ेगा। उस इक्विलिब्रियम को समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड कि प्राइस इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक लैपटॉप के एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। अगर 10,000 लैपटॉप के लिए हमारी डिमांड ₹750 की 750 क्वांटिटी की है और सप्लाई ₹90 की है, 90 क्वांटिटी की है और वही 20 पे बढ़ जाती है जो हमने पिछली टेबल्स में डिस्कस किया। तो पहले दोनों केसेस में हमारी शॉर्टेज ऑफ सप्लाई होती है, सप्लाई की शॉर्टेज आती है जिसे हम स्कार्सिटी भी कहते हैं इन अ वे। तो वहाँ पे क्या होता है? इट एनफोर्सेस प्राइस टू इंक्रीज़। नाउ लास्ट के 2 आपने सरप्लस में एक्सेस में आपने सप्लाई बना दी, तो वहाँ पे क्या होगा आपको प्राइस नीचे करना पड़ेगा अदरवाइज़ आपका सामान बेकार जाएगा या फिर वो कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि उतने हेवी प्राइस पे लोग डिमांड कम हो जाती है। तो समवेयर वी हैव टू फाइंड अ ग्राउंड। नाउ इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल 30K इज़ द अमाउंट जहाँ पे हम इक्विलिब्रियम अचीव कर रहे हैं। जहाँ पे हमारा प्राइस भी चेंज नहीं होगा बिकॉज़ चेंज नहीं हो रहा है डिमांड और सप्लाई इक्वल है, पर वीक क्वांटिटी में देखते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू मैनेज द इक्विलिब्रियम। बट इक्विलिब्रियम में भी चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम इज़ नॉट अ कांस्टेंट थिंग। तो देखते हैं क्या-क्या फैक्टर है। ऑब्वियसली डिमांड और सप्लाई ही होंगे। तो पहले फैक्टर में हम करते हैं सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, डिमांड चेंज होती है। यहाँ पे डिमांड बढ़ती है तो क्या होगा? हमें पता है अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस इंक्रीज़ होता है। क्योंकि सप्लाई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आपकी जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने के साथ तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी ऑटोमैटिकली। ऑल्दो सप्लाई कर्व कांस्टेंट है, सप्लाई इज़ नॉट चेंजिंग बट सप्लाई कर्व इज़ कांस्टेंट। तो ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा सप्लाई अवेलेबल होगी, तो ज़्यादा प्राइस और ज़्यादा क्वांटिटी पे इक्विलिब्रियम आएगा। सिमिलरली डिमांड डिक्रीज़ होगी तो कम क्वांटिटी एंड कम प्राइस पे इक्विलिब्रियम आएगा। अब दूसरा फैक्टर लेते हैं जहाँ पे हमारी डिमांड कांस्टेंट हो जाती है, डिमांड कर्व कांस्टेंट हो जाता है, सप्लाई मूव होती है। अगर हमारी सप्लाई इंक्रीज़ होती है, तो क्या होगा? डेफिनिटली हम जानते हैं कि सप्लाई इंक्रीज़ होने में हमारा प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होता है। अ, लेकिन जब हमारी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, प्राइस इंक्रीज़ होने पे सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है। तो हमारी सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा? प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा। प्राइस डिक्रीज़ होने पे आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी डिलीवरी की, दैट इज़ हाउ इट विल वर्क। तो इसमें सप्लाई इंक्रीज़ होगी, तो प्राइस घटेगा और क्वांटिटी पे इक्विलिब्रियम बढ़ेगा। सिमिलर वे अगर सप्लाई डिक्रीज़ होती है, तो प्राइस बढ़ेगा इक्विलिब्रियम का और आपका क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी। ना, ये तो वो एग्ज़ाम्पल हुआ जहाँ पे हमारा दोनों में से एक चीज़ कांस्टेंट है। बट अगर हमारी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है और डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, तो उस केस में हमें ये तो पता है कि डिमांड डिक्रीज़ हो रही है तो प्राइस तो हमारा नीचे जाएगा ही जाएगा। नाउ सप्लाई कितनी इंक्रीज़ हो रही है दैट वी आर नॉट सो श्योर, सो इक्विलिब्रियम कहीं नीचे ही आएगा बट वी आर नॉट श्योर कि क्वांटिटी सेम होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, तो वी कैन नॉट डिफाइन दैट। वो उस समय के कर्व को देख के डिसाइड करना पड़ता है। सिमिलर वे में अगर हमारी सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है और डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, तो हमें ये पता है प्राइस तो इंक्रीज़ होगा बट क्वांटिटी पे वी आर नॉट श्योर। नाउ जब दोनों ही डिक्रीज़ हो जाएँ, तब क्या होगा? जब दोनों डिक्रीज़ होंगे तो ये तो श्योर है कि आपकी क्वांटिटी इक्विलिब्रियम पे रिड्यूस होगी, बट प्राइस सेम प्राइस भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर-नीचे भी हो सकता है। तो वी कैन नॉट से अगेन जब तक वो दोनों का कॉम्बिनेशन कितना बढ़ा है, कितना घटा है, उसको एनालाइज़ ना कर लें। बट ये श्योर है कि आपका क्वांटिटी ऑफ इक्विलिब्रियम विल रिड्यूस,
सिमिलर वे दोनों ही इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली क्वांटिटी ऑफ इक्विलिब्रियम विल इंक्रीज, बट यू आर नॉट श्योर वेयर इट विल एक्चुअली गो फॉर द प्राइस पार्ट ऑफ इट। इसको और आसानी से समझते हैं। तो अगर हम देखते हैं एक चीज अगर कांस्टेंट है तो सिंपल लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है फॉर द प्राइस। डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड रिड्यूसेस, प्राइस रिड्यूसेस। एंड अगर हमारा डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई पे है, तो सप्लाई का रूल अप्लाई हो जाएगा, लॉ ऑफ सप्लाई, जहां पे सप्लाई इंक्रीज होने पे प्राइस नीचे गिर जाता है। क्वांटिटी में अगर डिमांड बढ़ती है और या घटती है उसके अकॉर्डिंग वो राइज और फॉल होता है। और इन टर्म्स ऑफ सप्लाई, जब हम सप्लाई चेंज करते हैं तो वो उसका उल्टा हो जाता है। नाउ तो बेसिकली अगर हम देखें इस पिछले एग्जांपल दोनों केसेस में कि जब हमें क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए किसी एक चीज का बढ़ना जरूरी है, चाहे प्राइस बढ़े, चाहे डिमांड बढ़े, चाहे सप्लाई बढ़े। नाउ अगर एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है, मान लीजिए डिमांड घट रही है, सप्लाई बढ़ रही है, तो डिमांड घटने से प्राइस घटेगा, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ेगा। बट यहाँ पे आप सब क्वांटिटी को डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि आपकी सप्लाई भी चेंज हो रही है एंड वो कितने रेशियो में हो रही है दैट यू आर नॉट श्योर। सिमिलर वे अगर दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है तो आप उसका प्राइस का इक्विलिब्रियम यू कैन नॉट नो बिकॉज इट इज वेरी मच डायनेमिक। बट देन यहाँ पे आप एक चीज डेफिनेटली श्योर है, जब दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं तो आपकी क्वांटिटी हमेशा बढ़ने वाली है, और अगर दोनों चीजें इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी हमेशा डाउन जाएगी। तो अगर आप सिंपल रूल देखो, अगर एक भी चीज इंक्रीज हो रही है और दूसरी या तो कांस्टेंट है या इंक्रीज हो रही है, तब आपका क्वांटिटी बढ़ेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ना प्राइस कंट्रोल एक ऐसी चीज होती है जो गवर्नमेंट कभी कभी लगा देती है टू मैनेज द सर्टेन रेगुलेशंस। इसमें दो फैक्टर होते हैं, सीलिंग टेक्निक और फ्लोर टेक्निक। सीलिंग टेक्निक में क्या होता है, इट इज अ मार्केट प्राइस, मैक्सिमम प्राइस वो डिसाइड करते हैं, जिसे हम टिपिकली एमआरपी या मैक्सिमम सेलिंग प्राइस बोल देते हैं। ये इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर सेट करना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा। और ये जनरली थोड़े से आपके हाउस रेंट पे या घर खरीदने की चीजों पे, सर्कल रेट जिसे हम बोलते हैं, जैसे सुना होगा मकान के लिए, उन पे यूज होता है। और इसका एक्चुअली रीजन ये है कि अगर ये हमने नहीं किया, अगर गवर्नमेंट करती है बहुत ज्यादा और या फिर इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर नहीं सेट करती है, तो तो प्रॉब्लम ये होगी कि वो ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाती है या रेंट बढ़ जाते हैं। और अगर हम इसे लॉन्ग टर्म तक अप्लाई करके रखें एंड वी डोंट रिवाइज इट रेगुलरली, तो भी आपको ब्लैक मार्केटिंग बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसका ड्रॉबैक है। ना प्राइस फ्लोरिंग, जैसे हमने सीलिंग की बात की मैक्सिमम, ऐसे ही फ्लोर इज अ मिनिमम। अगेन ऑब्वियसली वो हमेशा डिमांड सप्लाई का उसे नीचे रखा जाता है। ये टिपिकली यूज होता है कि गवर्नमेंट किसी चीज को एड दे रही है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज, मतलब जैसे किसानों को हेल्प करने के लिए गेहूं वगैरह बढ़ाना है, तो वहां पे ये काम आता है। और ये इसके लिए गवर्नमेंट ना कभी कभी सरप्लस में खरीद भी लेती है इनका प्रोडक्ट्स, और ऑन द मिनिमम से, जिसको हम एमएसपी आजकल सुना होगा, जिसपे अभी किसान आंदोलन हुआ था। तो ये लो प्राइस पे खरीद लेती है, तो अवाइज मतलब प्राइस फॉल ना हो, या फिर इसके लिए किसानों को सपोर्ट करना है। तो इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट थोड़ा इसको एमएसपी पे कभी-कभी लॉस लेकर के भी सरप्लस में भी खरीद लेती है। सो दीज़ आर द थिंग्स। अब एक क्विक रिकैप देख लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा डिमांड और सप्लाई में। सो हमने सबसे पहले डिमांड फंक्शन के बारे में जाना, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में देखा था। गिफन गुड्स एंड वेबलेन गुड्स, इंफीरियर एंड सुपीरियर गुड्स, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो हमने डिमांड के लॉ ऑफ डिमांड में बात की थी। हाउ डिमांड एंड सप्लाई मूवमेंट और उनका शिफ्ट होता है, हाउ इज मार्केट इक्विलिब्रियम वर्क्स, एज वेल एज हाउ द प्राइस कंट्रोल वर्क्स फॉर बाय द गवर्नमेंट समटाइम्स टू मैनेज द इक्विलिब्रियम। सो दीज आर द थिंग्स। टिल देन अगर आपको हमारा वीडियो लगा अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एंड डेफिनेटली जो भी आपका फीडबैक है प्लीज फिल इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So with that being said, thank you very much, guys.